देखिए स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है। इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन उन 2 वीडियोस से कहीं डिफरेंट वीडियोस है ये और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब तक क्या होता था, आप लोग सामने देखते थे और मैं पढ़ाता था, बस आप लोग भूल जाते होगे या फिर मैंने कहा कि आप रीड करो तो शायद रीड नहीं करते होगे। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा वर्क ये है कि जितने भी थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको मैंने अपने ही वर्ड में मेंशन कर दिया है वहीं पर अपने तरीके से। अभी समझ में आएगा जब मैं आगे पढ़ाऊँगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैंने किया है, जितने अब इतना सारा इसमें पैराग्राफ है पूरा, ये मुझे रीड नहीं करना है, मैं समझा दूंगा बाकी। लेकिन नोट्स आपको क्या बनाने हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, थोड़ा हाईलाइटेड है, वो अभी दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके क्या करना है, इस बार पढ़ने का तरीका ये होगा, आप सामने अपने वो एनसीईआरटी बुक्स, और मैंने चैप्टर बोल दिया ना 13, तो चैप्टर 13 आपको ओपन करके रखना है और उसी चैप्टर 13 में जो ये पेज हो, पेज आपको उसमें दिखेगा कहाँ से कौन सी हेडिंग है, उस हेडिंग को आपको उसमें खोल के रखना है अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में, और जहाँ पर ये अंडरलाइन हो इसमें वही वर्ड वहाँ से पेंसिल लेकर अंडरलाइन कर लेना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, अलग से नोट्स कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो जो बातें मेंशन की हुई हैं किसी वर्ड पे, वो वर्ड उसमें अपना सर्कल करके वही उसकी मीनिंग राइट कर लेनी है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। इसके बाद तो फिर मैं एक समरी में दे ही दूंगा आप लोगों के लिए और उसका सलूशन विद। अब जैसे कि अभी तक क्या करना है, मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोग आई होप वीडियो पॉज करके ओपन करके बैठ जाओ पहले। फिर जैसे कि अभी तक तो ये था ना कि डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, ये सब क्लियर हो गया। लेकिन इसी में हम लोग ये पढ़ते थे ना अभी, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो कैसा होगा, लूप होगा तो कैसा होगा, बस उसी क्रम में उसी सीक्वेंस में एक क्या पढ़ना है आपको कि, और ये भी हमने पढ़ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड थंब रूल, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शंस क्या होंगे उसको फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल है, जिसमें बताया था कैसे करना है कि ये है कि जिस डायरेक्शन में वो करंट कैरी कर रहा हो उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को ले जाइए, और उसके बाद जितनी चारों उंगलियां आपकी हों, फिंगर्स हों, उनको रैप करिए, तो जिस डायरेक्शन में वो रैप होकर जा रहा है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा। सेम इसी सीक्वेंस में आपने ये भी सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वो स्ट्रेट कंडक्टर ना होकर सर्कुलर लूप हो तो उसमें क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी हैं, जो कि हमेशा के लिए मुझे अंडरलाइन करना चाहिए था लेकिन उससे मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब आज से जो इसी क्रम में आगे जो पढ़ना है, इसमें जैसे आपके ये देखो सामने दिखाई दे रहा है ना, हम लोग है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अब इसमें जिस तरह से दिख तो रहा होगा ना, कुछ हाईलाइटेड है, तो इसी को सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और अपने बुक में हाईलाइट कर लो, या फिर थोड़ी बातें सुनने के बाद आप हाईलाइट करो। देखो, जैसे सबसे पहले यही सीखना है कि सोलेनॉइड, तो ये होता क्या है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कॉपर वायर को रैप करते हैं, फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं सर्कुलर फॉर्म में कि उस सर्कल के अंदर एक पाइप या एक मैग्नेटिक बार, कोई भी चीज़ आ सके और जा सके, कुल मिला के अंदर स्पेस हो, मतलब हॉलो सिलेंडर टाइप का हो, हॉलो पाइप टाइप का हो, तो वो एक सोलेनॉइड होता है। अच्छा, इसमें एक मैंने ये मेंशन किया हुआ क्या, इंसुलेटेड कॉपर वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ये हुआ, जब जब इंसुलेटेड वॉल, इंसुलेटेड कुछ भी अगर वर्ड यूज हो जाए, तो इंसुलेटेड जिस वर्ड के पहले लगा होगा तो उसकी मीनिंग ये होगी वो किसी न किसी चीज़ से उसको बचाएगा। जैसे इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ये हुआ कि कॉपर वायर है ना, उसे उसके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग की हुई है जो उसे हीट से, जो आउटर एटमॉस्फेयर है और बाकी अलग चीज़ों से बचाता है। लेकिन एग्जैक्ट इसके लिए क्या है, तो ये स्क्रीन पर है ना, टू प्रोटेक्ट समथिंग विद अ मटेरियल दैट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिसिटी, हीट और साउंड फ्रॉम पासिंग थ्रू। अंडरस्टूड। जैसे वॉल्स आर इंसुलेटेड अगेंस्ट नॉइज़, भाई दीवार को हम लोगों ने लगाया किस लिए, कि आवाज़ ना आए। इसी तरह अगर कॉपर पे हम लोगों ने किसी न किसी चीज़ की कोटिंग कर दी, रैपिंग कर दी, जिससे बाहर का एटमॉस्फेयर उस पर कोई इफ़ेक्ट ना डाल सके। अब क्या है, इसी
में आगे देखते हुए फिर बात ये आती है, क्या अभी तक हम लोगों ने जो लूप फॉर्म में पढ़ा है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, और हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर में देखा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, और फिर हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिनॉइड में कैसी होंगी, तो क्या ये सब के सब सिमिलर होंगी? तो हाँ, यहाँ देखो मैंने हाईलाइटेड किया है कि हाँ ये सब के सब सिमिलर होंगी। अब सिमिलर होंगी तो कहाँ कैसी होंगी? तो द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनाइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट ना, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब याद रखना, आपको अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कि सोलेनाइड हो अगर तो उसमें इनसाइड द सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से होंगी, सर्कुलर होंगी, स्ट्रेट होंगी या इक्वल होंगी। तो पहली चीज़, सब के सब पैरेलल होंगी। अगर सब के सब पैरेलल होंगी इसका मतलब हर एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, ये अगर पैरेलल होंगी इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनाइड। क्लियर? ये तो बता दिया ना। फिर आप देखोगे अब ये कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अगर हम लोग सोलेनाइड के अंदर करते हैं तो होगा क्या? वो मैग्नेटिक मटेरियल का जो टुकड़ा होगा वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? ये जो सोलेनाइड है ना, इसके अंदर अगर इसके अंदर कोई भी पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल हो जो मैग्नेटिक मटेरियल हो, मतलब जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, उसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट उसके पास लेकर जाते हैं तो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा मटेरियल उसके अंदर पास कराते हैं, लेकिन वो सोलेनाइड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग सोलेनाइड, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स जो टर्न्स है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, तो अपने आप स्ट्रॉन्ग सोलेनाइड बन जाएगा, तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी मैग्नेट हम लोग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं समझ में आ गया ना। फिर आप देखो फिगर 13.11 में क्या है? आ करंट कैरिंग सोलेनाइड कॉइल इज यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट एंड इलेक्ट्रो। मतलब यही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जितने भी बनाए जाते हैं वो इसी सोलेनाइड से ही बनाए जाते हैं, अंदर उसके अंदर उस चीज़ को रख के। आप फिर देखो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट कैसा होगा मैग्नेटिक? तो देखो डी पॉइंट इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स। आपको मैंने बताया था ना कि ऊपर हर वो जितने भी अंडरलाइंड है उसको याद रखना है कि सोलेनाइड में कहाँ क्या कैसे होता है स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं। अब देखो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पूछा गया, जो कि पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब नेक्स्ट देखो 13.3, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी तक तो आपने ये सीख लिया ना कि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट टाइप डिफरेंट शेप में अगर कंडक्टर हो तो कैसा होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये सब सीखने के बाद अब यहाँ पर बात की जा रही है कि एक कंडक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेगी, और एक मैग्नेट होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या कोई फोर्स भी एक्ट करेगा? अगर वो फोर्स एक्ट करेगा तो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? पहले तो ये बात सामने आनी चाहिए। पहली चीज़, करेगा कि नहीं करेगा यही तो क्लियर हो जाए। तो ये चीज़, ये जो एक्टिविटी है ना, ये पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये एक्टिविटी रीड करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाते चल रहा हूँ। क्या है कि सबसे पहले क्या है कि द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। कह रहा कि ये जो फॉर्मेशन है कि एक ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये एक कंडक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक इसमें पास हो रही है। तो कह रहा कि ये कहता है कि इस तरह इस कंडक्टर पर एक फोर्स तो एक्ट होगा। इस बात को सबसे पहले किसने जाना, किसने समझा? तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। तो एम्पियर ने ये सुझाव दिया था उस समय कि मैग्नेट, ये बताया था कि ज़रूर ऐसा होगा कि मैग्नेट
must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। जो मैग्नेट है उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, जो वो उतना फोर्स होगा जितना कि उस कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक पास हो रही है उसी के इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगा। ठीक है, इन्होंने तो ये बात कही। तो इस एक्टिविटी से क्या समझ में आएगा, जैसे देखो एक्टिविटी पढ़ने के बाद ये एल्युमिनियम का रॉड होगा ए बी, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एक हॉर्स शू मैग्नेट होगा। उसके बाद देखोगे एक चीज़ ये यहाँ ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड होना चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड होने के लिए हमें जो हॉर्स शू मैग्नेट है ना उसका नॉर्थ नीचे होना चाहिए और साउथ ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पीछे मैंने बताया था मैग्नेटिक, किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर पास होती हैं, नॉर्थ से साउथ। तो अगर नीचे से ऊपर तो फोर्स थोड़ा अपवार्ड लगेगा। ठीक है, जब अपवार्ड फोर्स लगेगा, अप्लाई होगा, तो ये जो कंडक्टर है ना थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकेगा। तो देखो तो है ना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बिल्कुल फॉर दिस पुट द, इसके लिए आप नॉर्थ पोल नीचे करोगे और वो ऊपर। इस तरह से आप देखोगे कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ए की तरफ मतलब लेफ़्ट साइड थोड़ा सा मूव हो जाता है जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक इसमें से पास करते हैं। इलेक्ट्रिक जैसे ही पास करते हैं तो वैसे ही ये मूव हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पास करने से 3 कॉम्बिनेशन आ जाती है। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक पास हुई उस कंडक्टर में, दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में तीसरी चीज़ क्या आ गई कि वो चीज़ मूव हुई। ठीक है, अगर मूव हुई इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, अगर डायरेक्शन हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये भी देखने को मिलता है कि जो पहले लेफ़्ट के साइड मूव हो रहा था अब वो राइट के साइड मूव हो रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, ये उस डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो और किस पर डिपेंड करता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। मतलब जो ये अभी अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड था ना, अगर डाउनवार्ड कर दें क्या तो भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझोगे कि जो फोर्स जो एक्ट होगा, एक्सर्ट होगा, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे और एक किसके डायरेक्शन पे, करंट कैरिंग जो कि कैरी कर रहा है उस कंडक्टर में। ओके, अब ये एक है नोट्स, देखो कि ये हमें ये सजेस्ट करता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ ऑल्सो रिवर्स्ड जब डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर को रिवर्स करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मतलब हम लोग डाउनवर्ड कर देंगे, अगर साउथ वाले को नीचे करते हैं नॉर्थ वाले के ऊपर तो नॉर्थ से साउथ मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट जो कि रॉड में फ्लो हो रहा है वो भी रिवर्स अगर कर दें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो कह रहा है ना फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो बात मैंने पहले बोल दी वो सब कुछ इसमें मेंशन है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात ये होती है ना कि कब, जैसे ये तो समझ में आ गया ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, एक जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए कंडक्टर में, तब जाके उस कंडक्टर पे जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, अब ये फोर्स एक्सर्ट ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा वो फोर्स एक्सर्ट तो किसी न किसी हम यूज में ला सकते हैं। तो ज़्यादा कब होगा, क्या कुछ क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है ना, क्या कोई कुछ इसमें डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल है। कहा जा रहा है अगर जब वो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही हाई होगी। ओके, तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्या करना है कि आपने देखना है कि 3 डायरेक्शन आपके सामने समझ में आती है, वो डायरेक्शन है। अब उन 3 डायरेक्शन को सिंपल रूल से कैसे लर्न रखेंगे, वो 3 डायरेक्शन पहले कौन से है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे नहीं वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, और दूसरी चीज़ करंट कैरी करने वाली उसकी भी डायरेक्शन ना पहले जैसा था उसका रिवर्स कर दिया तो भी, तो उसके बाद फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसकी वजह से तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो तीनों में डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन तीनों के डायरेक्शन को कैसे हम लोग लर्न करेंगे, उसके लिए इसमें दिया है एक सिंपल रूल जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल।
कंफ्यूज नहीं होना, अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है, आप अपने लेफ्ट मतलब बायां, तो अपने लेफ्ट हैंड को की जो उंगलियां हैं ना, तीन उंगली, ध्यान देना, एक थंब, एक फोर फिंगर मतलब थंब के जस्ट बगल वाला, एक मिडिल फिंगर उस फोर फिंगर के और बगल वाला, तो इन तीनों को बिल्कुल इस तरह से करना है। पहले देखो ये जो ना ये फिगर 13.13 में दिया हुआ है ना, ऐसे ही आपको कर लेना। जो फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, इन दोनों को ऐसा सेट करो कि 90 डिग्री का एंगल इन दोनों में बने। उसके बाद फिर जाकर जो थंब है और जो फोर फिंगर है उसको ऐसा सेट करो कि दोनों में 90। कुल मिलाकर ये जब इस तरह से सेट कर लोगे ना, तो तीनों में देखोगे एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल वो मेंशन होगा और वो बनेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। अब जब ऐसा हो जाए सिचुएशन, तो देखना हमेशा ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है और जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन शो करता है उस कंडक्टर में। तो अगर मान लो ये बताना हो कि कहीं कि ऐसा सेट है, कहीं कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है और इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन दिया हो और पूछे कि फोर्स या जो कंडक्टर है वो किधर मूव होगा, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको जो कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अपने मिडिल फिंगर को रख लेना है। फिर जो आपका वो है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें आपको फोर फिंगर को सेट करना है। तो जिधर इस तरह से सेट करने के बाद वो भी 90 डिग्री पे, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाए वही डायरेक्शन होगा फोर्स का, ओके, मोशन, और उसी डायरेक्शन में वो कंडक्टर मूव करेगी। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें कंडक्टर होगा और उसमें करंट कैरी करेगी और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इस तरह के डिवाइसेस का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में करते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर एक एग्जांपल देखो, ये फिगर दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों राइट एंगल पे हैं, ठीक है। तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो एक्ट होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, अभी ये तो रिलेटेड इसी से, लेकिन इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब, हमें तो चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, दो चीज़ चाहिए ना, तब तीसरी चीज़ फाइंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया हो तो पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करती है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है ना, तो करंट आपका ऊपर की तरफ मान कर चलो, ठीक है, लेट करके। तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया और डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल गया, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसी लेफ्ट हैंड रूल से कि थंब का डायरेक्शन क्या होगा। सॉल्यूशन को आप रीड करोगे। अब देखते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, ठीक, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। तो मैग्नेट का मेडिसिन में क्या यूज़ होगा मैंने अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक इतना ध्यान रखो अपने बॉडी में, ये थोड़ा जब बायो का चैप्टर आएगा मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा, फिर भी अपने बॉडी में बहुत ही हल्के फुल्के वीक आयन होते हैं। और किस लिए आयन होते हैं आपको पता है ना, आयनिक जो भी एलिमेंट होते हैं वो कौन से, से HCl हो गया, तो HCl तो अपने बॉडी में है ना, तो HCl कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है ना, देखो H+Cl- होता है ना, तो कहीं ना कहीं आयन होता है, वो भी वीक फॉर्म में होता है। अब जहाँ आयन है, अगर आयन है तो वहाँ पर आयनिक करंट जनरेट होता है। तो ये जो आयनिक करंट जनरेट होता है ना, ये पूरे हमारे नर्व सेल में इधर उधर होते रहते हैं, पूरे बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं। अच्छा, जहाँ अब इसका कुल मिलाकर फाइनली ये हुआ आयनिक करंट, मतलब करंट तो होगा ना, करंट मतलब झटका होगा ना, अगर होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होते हैं, क्योंकि जो करंट होते हैं ना अपने बॉडी में वो भी बहुत ही वीक होते हैं। यहाँ तक कि इतनी वीक होती है ये मैग्नेटिक फील्ड कि 1 बिलियंथ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसकी 1/1/1 बिलियंथ, ओके। और अब बात होती है कि अपने बॉडी में दो ऐसे मेन ऑर्गन्स हैं जहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज़ देखा जाता है, ये चीज़ होता है वहाँ पर प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी में। एक तो हमारा जो हार्ट होता है ना, दिल होता है, दूसरी चीज़ हमारी जो ब्रेन होती है, इन दोनों में ही करंट का ही काम होता है सारा। और तीसरी चीज़ आप देखते हो, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने बॉडी में इधर उधर पूरे नर्व सेल्स की हेल्प से पूरे बॉडी में उसकी इमेज ली जाती है, और इमेज ऑब्टेन की जाती है पूरे बॉडी पार्ट का, और उसी इमेज की हेल्प से हम लोग बहुत सारी
डिजीज़ को सही करते हैं। और इस टाइप के इमेज को जिस टेक्निक से लिया जाता है उसे बोलते हैं एमआरआई। एमआरआई जनरली आप लोग जानते हो कि उसका फुल फॉर्म यही होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, बाकी चीज़ें अब देखो, ये जो है देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर, अब जितने भी अभी भी आपने ऊपर पढ़ा ना कि ये जो हम लोग ने सीखा ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक कंडक्टर होगा जिसमें एक करंट फ्लो होगी, तो अपने आप उसमें एक फोर्स एक्ट होगा किसी ना किसी एक डायरेक्शन में, कुल मिलाकर वो कंडक्टर मूव करेगा। बात समझ में आ रही ना? और जो मूव करेगा तो कहीं ना कहीं उसका यूज हम किसी न किसी डिवाइस में करेंगे। ओके, तो अब वो बात आ गई है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है बड़े अच्छे स्केल पर। आज जितनी भी चीज़ें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, फ़ैन है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, पानी यहाँ से वहाँ चला जाता है, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ मूव करती है। हम लोग तो केवल इलेक्ट्रिक उसमें देते हैं, लेकिन वो मूव कैसे करती है उसकी पूरी मैकेनिज़्म यही है इलेक्ट्रिक मोटर। इसलिए बहुत ही बड़ी टॉपिक है, इसके लिए अलग से मैं 5-6 मिनट में क्लियर कर दूँगा अलग से वीडियोज़ में। फिर भी जितना है उतना समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि लेंदी ज़्यादा ना हो ये वीडियोस। ठीक है, और जितने भी यहाँ अंडरलाइंड है उसको आपको नोट डाउन करना है और अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि अगर आ गया पेपर में इलेक्ट्रिक मोटर पे कुछ राइट करने के लिए तो इतना आप राइट कर दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले माइंड में यही आता है ना कि इलेक्ट्रिक मोटर, अच्छा इतना मैं तो बता चुका ना कि ये उसी पर बेस है ना। तो जो पीछे आपने पढ़ा ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट होना चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टर होना चाहिए, तो वो इसमें बेस है, वो तो होगा इसमें। ठीक है, बस फ़र्क इतना है क्योंकि हमें इसको यूज करना है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ही हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, लार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर कुछ नहीं, एक ऐसा डिवाइस होता है, कैसा डिवाइस, रोटेट करने वाली। आप देखो कोई भी मोटर देखो वो रोटेट होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। बिल्कुल, ये कन्वर्जन ऑफ जो एनर्जी होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुल मिला के हम लोग इनपुट क्या देते हैं, ये मेरा सीधा फंडा है, इनपुट क्या देते हैं और आउटपुट क्या लेते हैं। हम लोग मोटर अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इनपुट में लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो फॉर्म में गई। बाहर क्या हुआ, मेरा काम हो गया, कोई भी चीज़, जैसे पानी यहाँ से वहाँ चला गया, एक तरीके से हमने वर्क किया उस मोटर ने, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इसी को बोलते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह से वर्क हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, पहली चीज़। तो अब बात आती है इसमें कैसे कैसे क्या लेते हैं। तो देखोगे इधर नॉर्थ और साउथ, मैं राइट करके मैं बताता हूँ क्लियर हो जाए। ये नॉर्थ और साउथ, हालांकि ये नॉर्थ साउथ का मतलब ये नहीं कि जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, एक ही मैग्नेट है ना, दो मैग्नेट है, इसका इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इसका इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। ऐसा क्यों लिया कि इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये जिससे कि रिपेल ना करें। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। फिर एक इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक तरीके से आप समझो ना ऐसे हॉर्सशू मैग्नेट टाइप का, तो इन दोनों के बीच में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया। फिर यहाँ पर इंसुलेटेड वर्ड आया, अगर कुल मिलाकर ये कॉपर वायर ही है। इंसुलेटेड क्यों लिया, बाहर से कोई ना कोई हमने कवर उस पर चढ़ा रखा है। ठीक है, जिससे बाहर से किसी में टच होकर ख़राब ना हो। उसके बाद इसके बीच में द कॉइल, अब ये एक तरीके से कॉइल होता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर तो बता दिया गया है, लेकिन ये एक कॉइल होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक तरीके से टर्न्स होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड से दैट आर्म ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हम लोग सेट करते हैं कि ए बी ये आर्म्स और ये सी डी आर्म्स, ये दोनों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ से इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ए बी हो और सी डी दोनों कॉइल। अब देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये देखो है ना। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि याद है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट जिसमें कैरी करेगा वो दोनों अगर परपेंडिकुलर हो तो हाईएस्ट फोर्स जनरेट होता है। ओके, अब फिर इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सिल। अब यहाँ पर बात, ये तो मैंने यहाँ से रीड कर दिया। अब बात ये हो रही है, ये जो दोनों कॉइल होते हैं ना, द एंड ऑफ कॉइल, ये रेक्टेंगुलर का, ठीक है, ये दोनों अटैच्ड होते हैं। ये एक स्प्लिट रिंग, ये पी क्यू, ये देखो, और ये स्प्लिट रिंग से अटैच्ड हैं कौन, ये जो कॉइल का दोनों एंड, एक एंड इधर से एक एंड इधर से। अब स्प्लिट रिंग क्या होता है, अंदर से इंसुलेटेड होता है,
स्प्लिट रिंग अंदर से इंसुलेटेड होता है, मतलब ये जो पाइप है जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं जो घूमेगा, इस एक्सेल पे ये जो रिंग है कटा हुआ दो पार्ट में, ये अंदर से जब टच है ना तो इंसुलेटेड होकर टच है। मतलब क्या हुआ इंसुलेटेड, मतलब एक तरीके से अंदर ये जो रिंग है, ये रिंग के अंदर कोई ना कोई ऐसा रैप किया गया होगा जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगी। बात समझ में आ रही ना, कुल मिला के इंसुलेटर बना दिया कुल मिला के अंदर से। अब उसके बाद ये एक्सेल हो गया। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक्स वाई दो ब्रशेस हैं, आप इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा, एक्स वाई दो ब्रशेस हैं। अब आगे देखो इधर एक बार जो करंट है वो कहाँ फ्लो होगा, आप इसे रीड करना। एक बार करंट फ्लो होगा जब इस डायरेक्शन में, ये देखो निगेटिव टू पॉजिटिव ना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ये जा रहा है ए से बी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है, और देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप उसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अप्लाई करोगे तो जो फोर्स एक्ट होगा ना वो अपवार्ड होगा। ध्यान रखना अपवार्ड डायरेक्शन, मतलब ए बी के अपवार्ड डायरेक्शन में। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये, एक सेकेंड, आप जब सॉरी, यहाँ पर जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब इस पर अप्लाई करोगे तो देखोगे ये डाउनवार्ड डायरेक्शन में ए बी को डाउनवार्ड लेकर जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। अगर ए बी डाउनवार्ड होगा तो सी डी क्या होगा, अपने आप ऊपर होगा। अच्छा आपको पता है ना कि सी डी जब ऊपर होगा फिर ये जो वाई वाला ये जो ब्रश है ना, ये जो एंड है वाई वाला ब्रश तो फिक्स रहेगा, एक्स ब्रश भी फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो पी और क्यू इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो दोनों एंड है ये जुड़े हैं एक्स और वाई से। तो एक बार जब सी डी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे जाएगा तो नीचे जाकर जैसे ही हाफ रोटेट होगा ना तो ये ए बी के साइड का जो एंड पी है वो जाकर वाई पर टच हो जाएगा, और सी डी के साइड का जो पी है क्यू है वो ब्रश एक्स पे टच हो जाएगा। अब देखो इतना बताने के बाद अब इधर तो लिखा है ना, आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड्स वाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म बी सी डी पुशेस इट अपवर्ड्स, ये तो मैं बता चुका। फिर देखोगे ये जब नीचे की तरफ जाएगा ए बी वाला तो वही तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन बोला जाएगा ना, लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन होगा तो क्यू जल्दी से कहाँ चला जाएगा, एक्स की तरफ ब्रश पे, और पी चला जाएगा वाई, इसलिए करंट इन द कॉइल गेट्स फिर से रिवर्स हो जाएगा। बात समझना, रिवर्स हो जाएगा क्यों, क्योंकि अभी तक क्या ए बी में जा रहा था और सी डी से आ रहा था। अब वही सी डी जब इधर चला गया एक्स ब्रश पे तो एक तरीके से यहाँ रिवर्स करंट आपको देखने को मिलेगा। तब रिवर्स करंट क्या बोलेंगे, डी सी बी ए, इस तरह से करंट फ्लो होगा बहुत जल्दी में। तो अब देखो फिर आर डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन, अब इस तरह से ये डिवाइस ही सेट की गई है कि रिवर्स हो जाए वो करंट। तो इस तरह सेट किए हुए डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो आर डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटर कहते हैं। और इन इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें द स्प्लिट रिंग एक्ट्स, वो जो स्प्लिट रिंग है ना उसी की वजह से कम्यूटेटर बना है, मतलब वो रिवर्स हो रहा है, इसीलिए उससे कम्यूटेटर बोला जा रहा है, एक्ट एज अ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या है, वो एक तरीका है जिसकी वजह से किसी पाथ में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता रहता है, ठीक है। और वो करने वाला जो होता है वो कम्यूटेटर होता है, तो स्प्लिट रिंग की वजह से हो रहा है, ठीक। अब नीचे आप देखोगे द कॉमर्शियल मोटर्स यूज, ये देखो जो कॉमर्शियल मोटर्स होते हैं ना, एंड उसमें क्या क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ, ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिससे कि थोड़ा सा हाई लेवल पे कुल मिला के लार्ज, तो और लार्ज नंबर ऑफ टन्स होगा तो थोड़ा फोर्स भी एक्ट ज़्यादा करेगा। और एक सॉफ्ट आयरन होगा कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा, ठीक है। इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर होगा क्योंकि वो जो कॉइल है ना बार बार घूमेगा, और अगर ऐसे नॉर्मली होता है तो उसको वाउंड कर देगा, ख़त्म कर देगा। और जो सॉफ्ट आयरन होगा, जो कि वाउंड की मीनिंग देख लो, एक इंजरी पार्ट किसी बॉडी में स्पेशली कट, तो मैंने लिखा है ना कॉइल जब बार बार सॉफ्ट आयरन या एक्सल पर जब घूमेगा तो आयरन घिस जाएगा, इसलिए वाउंड यूज़ हुआ है, समझना आप बात को।
तो सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज़ वाउंड प्लस द कॉइल कॉल्ड आर्मेचर, तो इसे आर्मेचर कहते हैं, आप इसको देख लो। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन वर्ड आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बस यही होगा ना कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो उसकी वजह से अगर बगल में भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो इसका मतलब किसी ने इस इलेक्ट्रिक, मैंने पास तो यहाँ पे किया फिर बगल में आ गया तो इसकी वजह से आ गया, तो उसी को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है घर में हमारे कि जो अगर मेरे घर में लाइट आ रही तो बगल वाले घर में भी लाइट आ जाए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में होता है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों हो, तो जैसा ये हम सेट करते हैं वैसे उसके बगल में भी सेट कर दें तो उसमें भी पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है थोड़े ही समय के लिए। आगे पढ़ो, समझ में आएगा। देखो कहा जा रहा है कि हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करो, नाउ लेट अस इमेजिन एक सिचुएशन इन विच एक कंडक्टर होगा इज़ मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक कंडक्टर जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है या बार बार अपने फिक्स्ड पोजीशन से चेंज कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम इसके बारे में क्या होगा, तो इसके बारे में सबसे पहले फैराडे, माइकल फैराडे के बारे में आप पढ़ोगे आगे, उन्होंने थोड़ा सा बताया। तो फैराडे मेड एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, एक समझ लो सबके सामने बात लाई डिस्कवरी के थ्रू। वो क्या था कि किस तरह मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी मैग्नेट को हम घुमाते रहें उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, वो किस तरह, तो उसके लिए ये एक्टिविटी इन्होंने लिया है। आप देखोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे, इसमें आया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है आप ये रीड कर लेना। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, ओके। तो आप देखोगे इसमें कुछ नहीं, ये है एक कॉइल है, ये देखोगे, ये कॉइल का मतलब एक तरीके से कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर कॉइल को ऐसा बनाया गया सोलेनाइड टाइप का, इसके अंदर बार मैग्नेट हम लोग पास करते हैं, कुल मिला के मूव करते हैं। जैसे ही मूव करते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में ये गैल्वेनोमीटर लगा है, किसी न किसी डायरेक्शन में इसकी नीडल मूव कर जाती है। इससे ये समझ में आता है जैसे ही मैंने मैग्नेट को मूव कराया ना तो उसमें करंट थोड़े समय के लिए आई, फिर उससे बस अब बात ये है, इसमें आप रीड करोगे समझ में आएगा कि अगर थोड़ा सा उससे दूर ले जाते हैं लेकिन मूव कराते हुए तो अलग डायरेक्शन में, उसके अंदर लेकर जाते हैं तो अलग डायरेक्शन में। अच्छा, मैग्नेट को मूव कराते हैं तो भी ऐसा होता है, और अगर उस सोलेनाइड को, इस कॉइल को मूव कराते हैं इधर उधर, ठीक है, तो भी वो डिफ्लेक्ट होता है निडल। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं, किसी कंडक्टर को और किसी मैग्नेट को आपस में फिक्स ना रख के, स्टॉप ना करके मूव कराते हैं एक दूसरे के टच में रह के, तो करंट कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए आता है। अब सोचो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास नहीं किया फिर भी करंट आ रहा है, इसका मतलब वो उसकी वजह से आया, इस मूव कराने की वजह से, कुछ करने की वजह से, मतलब इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है। अब अगर ऐसा रहा बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किए आ रहा है तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद और अच्छे से आए। तो देखो पहले थोड़ा सा एक्टिविटी में यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, तो देखोगे वी सी दैट द गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट व्हेन द कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अगर इस कॉइल को मूव कराते हैं तो वो राइट साइड में जाते हैं नीडल। इसी तरह अगर हम लोग लेफ्ट साइड में करते हैं कॉइल के मूव, उससे मूव अवे कर लेते हैं तो अलग तरीके से जाती है। आप देख लो, बाकी यहाँ जीरो वगैरह लिखा है जो मैंने बता दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वहीं से मैंने क्लियर कर दिया, मुझे नहीं पता था आगे है, देख लो आप यहाँ पर भी दिया है। फिर ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द एंड बी, इसमें ये जो रिटर्न है ना फर्स्ट लाइन, वो इसी फिगर को देख के रिटर्न है कि साउथ पोल कहाँ है, नॉर्थ पोल कहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा ये है, मैंने ये क्या लिखा है, अच्छा, रिवर्स डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा नोट, मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले नॉर्थ पोल एंड बी की तरफ है, तो जो इस एक्टिविटी में हो रहा है कि ये लेफ़्ट साइड जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये साउथ पोल इधर आता है तो भी रिवर्स हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होता है, ये समझना है। व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर बोथ, अगर दोनों हम लोग रोक देते हैं तो कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। इससे क्लियर होता है इस एक्टिविटी से कि मोशन ऑफ अ मैग्नेट, अगर कॉइल के साथ हम लोग मोशन कराते हैं तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वही कि इसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी
क्रिएट होगी, ठीक है। और जो कि क्या सेट कर देता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात आ गई ना इंड्यूस्ड की बात। अब माइकल फैराडे के बारे में ये यहाँ है, थोड़ा मैंने अंडरलाइन कर दिया कि इन्होंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या किस किस पे डिस्कवरी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्शन और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देख लो। फिर इसके बाद एक्टिविटी 13.9 हमें यही चीज़ बताता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी 13.9 है, इसमें इसलिए दो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल लिया गया है, कॉइल फर्स्ट, कॉइल सेकेंड। इसमें दूसरी चीज़, अभी तक क्या होता था, हम लोग इंड्यूस्ड होता था ना, अगर मैग्नेट को इधर से उधर लेके जाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ अ कॉपर वायर हैविंग, जो कि लार्ज नंबर उसमें टर्न्स हों, देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल, और उसके बीच दो ले लिया, कॉइल टू कॉइल फर्स्ट। ये दोनों कंडक्टर हैं, ध्यान रखना, भले कॉइल फॉर्म में है, लेकिन इसके अंदर जो रॉड है ना, वो इंसुलेटर तरीके से बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती। नहीं तो अगर उसमें भी पास हो सकता था तो भाई पहले वाले में कॉइल फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक पास किया तो उसी कंडक्टर के थ्रू दूसरे वाले में आ गया, हम ये बोल सकते थे। अभी क्या है, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब, और पहले वाले में इलेक्ट्रिक हम लोग पास करते हैं, दूसरे वाले में जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाए, तो बोल सकते हैं ना कि कॉइल फर्स्ट से कॉइल सेकंड में तो जाने का कोई रास्ता नहीं है इलेक्ट्रिक जाने का, फिर भी कॉइल फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और दूसरे वाले में आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले वाले में जो इलेक्ट्रिक पास किया उसकी वजह से दूसरे वाले में आ गया, एक तरीके से इंड्यूस्ड हो गया, तो इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड। बात समझ आ गई ना। बाकी तो आप रीड करोगे, ये मैंने जो बताई बात। तो करंट इज इंड्यूस्ड, ये देखो फिगर 13.17, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंज्ड। ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं कि आप पास करते जाओ, अगर कॉइल फर्स्ट में पास करते जाओ करंट मान लो 5 एम्पेयर की, तो दूसरे वाले में करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। जैसे ही आप 5 से 6 करते हो, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हो, कम ज़्यादा चेंज करते हो ना, तब दूसरे वाले में चेंज होता है। बात समझ आ गई ना। अगर आप स्टॉप रखोगे तो भी नहीं होगा, और आप एक फिक्स्ड अगर रखते हो तो भी नहीं होगा, चेंज करने से ही होगा। ये बात यहाँ पर, ये देखो इंड्यूस्ड के लिए मैंने इतने अच्छे से बताया, किसी एक चीज़ में जो भी हो रही है एक्शन, उसका प्रभाव आसपास दूसरी चीज़ों पर होकर उसमें भी वही एक्शन होने लगे, तो उसे ही इंड्यूस्ड बोलते हैं। सिमिलरली करंट फ्लोइंग इनटू फर्स्ट कॉइल इंड्यूस्ड, मैंने इसको देखकर बताया, आप लोग रीड कर लो इसको। फिर उसके बाद इस एक्टिविटी में मेन बात जो ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चेंज करने से, फर्स्ट कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी चेंज करने से, कुछ भी चेंज करने से दूसरे वाले में तभी इंड्यूस्ड हो रहा है, डिफ्लेक्शन तभी हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर दी कि इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द एज सुन एज, कि जैसे ही करंट इन कॉइल फर्स्ट रीचेज या तो स्टेडी वैल्यू मतलब रुक जाती है, या फिर ज़ीरो रुक जाती है, या तो फिक्स हो जाती है, तो गैल्वेनोमीटर इन कॉइल टू शो नो डिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही ना। अब देखो कह रहा है फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी, हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होता है कॉइल 2 का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दूसरे वाले में आ जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, अगर कॉइल फर्स्ट में हम लोग चेंज करते हैं, या तो स्टार्ट करते हैं या तो स्टॉप करते हैं। बात समझ आई। इसलिए कॉइल फर्स्ट को हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, कॉइल सेकंड को हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इसके बाद यहाँ से देखो अंडरलाइन किया है, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। मतलब ये होता कैसे है, देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो बेटा, अभी जैसे ही फर्स्ट कॉइल में हमने इलेक्ट्रिक पास की, ओके, जब इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो क्या होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब उसके चारों तरफ जनरेट होता है तो आसपास, अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो दूसरे वाले कॉइल में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, बोलो बेटा क्या हो जाता है, बताया ना, उस कंडक्टर में कोई ना कोई करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ये सब एक्टिविटी पीछे पर कर चुके हैं, और इसी की वजह से थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर का जो निडल होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। आप इसको रीड करोगे ये बात समझ में आ जाएगी जो मैंने अंडरलाइन किया है। अब नीचे द इंड्यूस्ड करंट इज़ फाउंड टू बी द हाईएस्ट, ये भी बात है ना, इंड्यूस्ड करंट कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, तभी तो हमारे यूज के लिए होगा, जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज़ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, जो डायरेक्शन ऑफ कॉइल है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज़ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हो और डायरेक्शन ऑफ कॉइल हो,
जो जैसे पीछे वाले एक्टिविटी में नहीं पढ़ा था कि जो है मैग्नेट और एक कंडक्टर हो, ठीक है, जब मूव कराते हैं, चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या मूव कराते हैं, कुल मिला के मोशन ऑफ द कॉइल और जो मैग्नेट होगा उसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, दोनों आपस में 90 डिग्री बनाए, ठीक, तभी जाके हाईएस्ट इंड्यूस्ड करंट होगा। इसका मतलब जब हम किसी भी डिवाइस में उसका यूज करेंगे इस मेथड का, तो हमेशा उसमें ऐसा सेट करेंगे कि दोनों 90 डिग्री पे हो। अब देखो इसको समझने के लिए इसी तरह फ्लेमिंग लिखा है ना, कहाँ रिटन है, इस चीज़ को डायरेक्शन समझने के लिए नीचे देखो, दिस सिंपल रूल इज़ कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कैसे इसको समझेंगे कि भाई किधर क्या होगा, तो स्ट्रेच द, बताता हूँ, ये स्ट्रेच द थंब को आप करो, फोर फिंगर को करो और एंड मिडिल फिंगर को करो, मैं ऐसे बता देता हूँ। तो जो पहले था ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसी से ये बहुत सिमिलर है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो मैं दोनों में सिमिलरिटी बता देता हूँ। देखो उसमें भी जो फोर फिंगर था हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता था लेफ्ट हैंड वाले में, ठीक है, और उसमें भी ये जो मिडिल फिंगर था उसमें भी करंट के डायरेक्शन को शो करता था, और इसमें भी बस फ़र्क कितना, इसमें करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, मतलब दूसरे की वजह से करंट जो आया है, इंड्यूस्ड करंट, ओके, वो शो कर रहा है। तो बाकी जो थंब जैसे उसमें बचा था फोर्स का डायरेक्शन शो करता था, इसमें मूवमेंट ऑफ कंडक्टर जो हम लोग मूव कराते थे अभी इसके पहले वाले एक्टिविटी में, मूव करा के जो करंट इंड्यूस्ड करते थे, ओके, गैल्वेनोमीटर में, तो वो डायरेक्शन शो करेगा। अब देखो कुछ भी निकालने के लिए वो दे सकता है, बताऊंगा कभी क्वेश्चन में, ये और ये दिया हो तो आपको ये फाइंड करना हो सकता है, ये और ये दिया हो तो ये फाइंड करना हो सकता है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, अब इसका यूज कहाँ पर होगा, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर में क्या किया था कि क्या हुआ था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर हम लोगों ने कोई ना कोई उसमें फोर्स क्रिएट करवाया था जिससे कुछ मूव होने लगे। और यहाँ पर इस वाले में क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा ना एक्टिविटी में क्या पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट और एक कॉइल, ओके, कंडक्टर, कुल मिला के मैग्नेट और कंडक्टर को अगर मूव कराते हैं तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, कुल मिला के इलेक्ट्रिक वहाँ जनरेट हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है। अब इसी चीज़ को अगर हम हाईली फॉर्म में यूज करते हैं, जो भी उसमें इक्विपमेंट हैं, ठीक है, मैग्नेट वगैरह और कॉइल वगैरह, कंडक्टर वगैरह, तो यही चीज़ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी करंट, और उसी से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल सकती है। तो यहीं से समझ में आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में यही होता है ना। तो क्या होता है ये, इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हम लोग पहले कॉइल को घुमाते हैं, मूव कराते हैं, ओके, तो एक तरीके से हमने काम किया। तो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग रोटेट करने में कंडक्टर के, ठीक है, और फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, कुल मिला के इंड्यूस्ड। तो इसकी जो मैकेनिज्म है सेम उसी के तरीके से, सेम उसी तरह से, फिर भी मैंने जो अंडरलाइन कर दिया, या आप ये रीड कर लेना थोड़ा। अब इसके बाद क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अब देखो बेटा जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट, हाँ, क्योंकि अब यहाँ करंट की बात आ गई, जो करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो क्या होगा, दस अनडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस, द जनरेटर इज दस कॉल्ड डीसी जनरेटर। पहली चीज़, डीसी जनरेटर क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होता है, दो टाइप के जनरेटर होते हैं। जो एसी जनरेटर होता है मतलब अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट में क्या होता है, एक बार ये जो आप इलेक्ट्रिक जनरेटर में देखोगे, एक बार ये कॉइल क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ओके, मतलब एक बार करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ये जो हाफ एक डायरेक्शन में, हाफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तरीके से अल्टरनेट हो रहा है ना। तो उसकी वजह से जो करंट हमें मिलती है वो अल्टरनेटिव करंट और जनरेटर से मिलता है, इसलिए एसी जनरेटर हम लोग बोलते हैं। और जो डायरेक्ट करंट मिलता है उसे, मतलब वहाँ पर ये ऐसा नहीं होता कि एक हाफ जो है रिवर्स होता है, एक हाफ जो है स्ट्रेट होता है, ओके। तो वहाँ से डायरेक्ट करंट हमें मिलता है, तो डीसी जनरेटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, यही तो मैंने बोला, वेयर एज द अल्टरनेटिव करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एक पीरियोडिकली, मतलब समय के बाद। अब देखो थोड़ा सा यहाँ जो फ्रीक्वेंसी पे मैंने ये कर दिया ना थोड़ा सा,
अब ये भी देखना ना, जो अल्टरनेटिंग करंट है चेंजेस डायरेक्शन कब चेंज करता है, तो कहा जाता है कि 1/100 सेकेंड के बाद, हर एवरी 1/100 सेकेंड के बाद ये चेंज करता है। यही रीज़न है हमारे जो घरों में जो बल्ब होती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। अब 50 हर्ट्ज़, अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पूरी तरह से अपने हिसाब से राइट किया कि जो टाइम टेकन, जब एक रोटेशन, यहाँ पर हमारा एक रोटेशन कंप्लीट करने में 2 हाफ चलना पड़ेगा, क्योंकि एक हाफ यहाँ लिखा है ना कि चेंज करता है डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड करता है ना, तो इसके बाद चेंज कर लेगा। और जब ये एक बार चेंज करके और एक हाफ में एक बार चेंज करता है, तो 2 हाफ, एक रोटेशन पूरा करने के लिए 2 हाफ लेना पड़ेगा। और फिर एक हाफ में 1/100 सेकेंड ले रहा है ये टाइम, तो 2 हाफ में 2/100 सेकेंड लेगा, और 2 हाफ मिला के एक रोटेशन, और जो एक रोटेशन लेने में जितना टाइम लगता है उसको 1 में डिवाइड करते हैं उससे, तो वही फ्रीक्वेंसी तो फाइंड होती है ना। देखो f = 1/2 यही तो होता है ना, इक्वल टू तो 1/2/100 इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। तो कैसे आया ये मैंने बता दिया, थोड़ा सा फॉर्मूला भी आप लोगों को लर्न हो जाएगा। अब नीचे है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ मैंने कुछ अंडरलाइन किया, पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा। इसमें भी इंसुलेटेड कवर रिटर्न है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ राइट नहीं किया, ठीक है, वही मतलब है। तो मतलब जो मेन फेस होता है उसमें जो रेड वायर होता है, रेड इंसुलेशन कवर होता है, उससे पॉजिटिव बोलते हैं, और ब्लैक वाले को हम लोग न्यूट्रल या फिर नेगेटिव बोलते हैं। और अपने कंट्री में ज़्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच रहता है, 220 वोल्ट के बीच रहता है। और किस तरह से वायरिंग घर में करते हैं, पहली चीज़ पैरेलल में करते हैं या फिर सीरीज में करते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। तो पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, आप लोग इसको दोबारा से एक बार रीड करना, इसमें वर्ड आया है। मैं बता दूं, पैरेलल में ज़्यादातर घर में पैरेलल ही यूज़ करते हैं, और पैरेलल ही करना चाहिए, क्योंकि सभी अप्लायंसेस में इक्वली हमें लाइट जितनी ज़रूरत होती है उतनी मिलती है अगर हम लोग। और बाकी यहाँ एक वर्ड आया सेवर, तो इसका मतलब देख लेना बेटा, क्रिटिकल, वेरी ग्रेट, ओके, इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे अब ये घर का एक डायग्राम है, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर में आ सकता है अगर थोड़ा लार्ज नंबर में। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, थोड़ा लेंदी वीडियोस हो जा रहे हैं, अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहे बताना, फिर मैं उसी हिसाब से और बनाऊँगा। वैसे फाइनली मैं दिखा दूं, वैसे ये फिनिश हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया फाइनली। केवल अब इसके क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चंस में करा दूंगा। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर का अलग अलग से 8-8 मिनट के 9-9 मिनट के मैं एक तरीके से पिक्चर मोड में, और कैसे वो पूरी तरह काम करते हैं एक एक चीज़ में डिटेल में मैं बता दूँगा। तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। ये फिनिश हो गया ये चैप्टर 3 वीडियोज़ में। अब आगे जितने भी चैप्टर अगर इसी तरह मैं क्लियर कराता रहूँगा नोट्स बना के। अभी इसके लिए एक 10 मिनट की वीडियोस और दूंगा, पूरा नोट्स इंग्लिश विद हिंदी, और थोड़े से उसमें जो फार्मूले वगैरह होंगे मेरे पास वो मैं राइट करके वो भी आप लोग नोट कर लेना। बाकी आगे से जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें केवल 2 ही वीडियोस मिलेंगे, ओके। थोड़ा लेंदी होगा, जिससे कि 2 वीडियोस में आप लोग कवर कर लो।